दिसंबर का महीना था। रात भर ठंडी हवाएं चलती रहीं। पूरा गांव बर्फीली ओस की चादर में लिपटा हुआ था। खेतों के ऊपर बर्फ की मोटी परत जमी थी और इन्हीं पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव सीतानगर। यही गांव अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, पर इस सुंदरता के पीछे छिपी थी एक सच्चाई। यहाँ के लोग गरीबी और संघर्ष से जूझ रहे थे। अरे गोविंद, दीनदयाल जी ने आज बुलाया है ना? चलो, मैं तो भूल ही गया था यार। हाँ विपिन, मुझे याद है, पर सच बताऊं, आग के पास से उठने का मन ही नहीं कर रहा। आज तो ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। दोनों के मुंह से निकली हर सांस धुएं की तरह उड़ रही थी। सामने जलती आग में लकड़ियां छटक रही थीं और बाहर पहाड़ों पर बर्फ की पहली परत जम चुकी थी। अच्छा सुन, क्या लगता है किस लिए बुला रहे होंगे दीनदयाल जी? अब पता नहीं भाई, चलो वहां चल के ही पता चलेगा। दोनों दोस्त बर्फ से ढकी पगडंडी पर धीरे धीरे कदम बढ़ाते रहे। ठंडी हवा उनके चेहरे पर चुभ रही थी, पर दिल में एक जिज्ञासा थी। आखिर दीनदयाल जी ने आज बुलाया क्यों था? जी सेठ जी, आपने बुलाया था? हाँ देखो बिपिन, अब ठंडियां बढ़ती ही जा रही हैं। अब कोई काम नहीं हो पाएगा, तो तुम लोग भी कल से काम पर आना बंद कर दो। मैं भी पूरी ठंड में शहर जा रहा हूँ। सेठ जी, आप ही का तो सहारा है, ऐसा मत बोलिए। हम गरीबों का क्या होगा फिर? सेठ दीनदयाल चुप रहे। उनके चेहरे पर कोई जवाब नहीं था। आग की लौ में झलक रहा था दो गरीब मजदूरों का टूटा हुआ सहारा। दोनों अपने उदास चेहरे लिए ठंड में कांपते हुए घर की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान था, बस हवा की सरसराहट और उनके कदमों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। विपिन, तुम्हारे तो माँ और बहन हैं, मेरी तो पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। उन्हें मैं क्या खिलाऊंगा अब? हे भगवान, हमारी रक्षा करना। हम गरीबों का कोई और सहारा नहीं। क्या हुआ जी? आपका चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है? क्या बताऊं माधुरी, दीनदयाल जी अब यहाँ नहीं रहेंगे। उन्होंने हमें काम से निकाल दिया। क्या? अब क्या होगा? जी, रोज के पैसों से ही तो हमारा घर चलता है। आज का राशन तो है, पर कल से हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। थोड़ी देर तक दोनों चुप बैठे रहे। झोपड़ी में बस चूल्हे में जलती लकड़ियों की टिक टिक और चकचट की आवाज गूंज रही थी। माधुरी, मैं सेठ विक्रम दास से कुछ पैसे ब्याज पर लाया हूँ, और जो हमारा बंजर खेत पड़ा है ना, उसी पर हम सब्जियां उगाएंगे और बेचकर उनके पैसे लौटा देंगे। क्या? आप उनसे पैसा क्यों लाए? जी, उनसे उधार लेना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। तो और क्या करता माधुरी, वैसे भी तो बिना खाने के मर ही जाते हम लोग। गोविंद की बातों में बेबसी थी, पर माधुरी की आंखों में डर साफ झलक रहा था, क्योंकि सेठ विक्रमदास का नाम सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता था। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। गोविंद और माधुरी ने दिन रात मेहनत करके अपनी सूखी जमीन पर फिर से हरियाली लौटा दी थी। उस सर्द सुबह गोविंद अपने छोटे से घर में अपने बेटे के साथ बैठा था। हवा में ठंड की सिहरन थी और उसके हाथ में था मिट्टी के कुल्हड़ में भरा गर्म चाय। तभी बाहर किसी के आने की आहट हुई। अरे सेठ विक्रम दास जी, आप इस वक्त यहाँ? हाँ गोविंद, सोचा जरा देखने आऊं कि मेरी मेहनत के पैसे कैसे उग रहे हैं तुम्हारी जमीन में। कल चिन्ह महीना पूरा हो गया था, याद है ना तुमको? मैं अपने ब्याज के पैसे लेने आया हूं। गोविंद रसोई में गया और माधुरी से बोला, माधुरी, सेठ आए हैं, जो पैसे बचाए थे वो ले आओ। इतने ही तो पैसे हैं गोविंद।
अगर यह दे देंगे तो कंबल कहाँ से लेंगे? गुड़िया की तबीयत बिगड़ती जा रही है, एक ही कंबल में कम पड़ जाएगा और ठंड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खेतों में रात कैसे कटोगी? तुम सेठ से कह दो 1 महीने का और वक्त दे दे। इस महीने कंबल लेना ज्यादा जरूरी है। गोविंद जाने लगा पर दरवाजे पर पहुंचते ही रुक गया। ठंड तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मुझे नहीं लगता बिना कंबल के हमारी रातें कटेंगी। लेकिन यह सेठ, ये तो बिना पैसे लिए जाएगा नहीं। अगर जरा भी बहस हुई तो शायद सारे पैसे ही मांग ले। कुछ देर सोचने के बाद गोविंद ने गहरी सांस ली, फिर वापस रसोई में आया। माधुरी, लाओ वो पैसे दे दो। यह सेठ मानेंगे नहीं। जब पैसे लेने आए हैं तो खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। सब्जियां अब लगभग तैयार हो गई हैं। उन्हें बेचकर मैं कंबल का इंतजाम कर लूंगा। अच्छा, तो सब्जियां बेचकर कंबल का इंतजाम करोगे तो खाओगे क्या गोविंद? उसके लिए पैसे नहीं चाहिए क्या? मैं कह रही हूँ ये खेती छोड़ दो और कोई दूसरा काम ढूंढो। सब्जियां बेचोगे तो इन्हें पैसे दोगे, हर महीने ब्याज चुकाओगे तो हम क्या भूखे रह जाएंगे? गोविंद का दिल बैठ गया। वो जानता था माधुरी की बात सच है, लेकिन इस कड़कती ठंड में वो करें भी तो क्या? गांव में कोई काम पर रखने को तैयार नहीं था। तभी बाहर से तेज भारी आवाज आती है। अरे गोविंद, तू पैसे देगा या नहीं? मैंने तुझे साफ कहा था, हर महीने के आखिरी दिन मुझे अपना ब्याज चाहिए। अब मुझे कोई बहाना मत सुनाना, समझा? सुन रही हो ना इसे? ये मानेगा नहीं। लाओ जल्दी पैसे दो। कंबल का कोई और इंतजाम देख लेंगे। लो, ये पैसे हैं जो बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए थे। ना जाने इनसे कब पीछा छूटेगा। तुम अपनी खेती छोड़ दो गोविंद और मजदूरी कर लो। रोज के पैसों से हमारा घर तो चलता था। गोविंद पैसे लेकर बाहर निकला और सेठ को पैसे दे दिए। चलो दिखाओ कितना लाया है। इतना? ये तो बहुत कम है। ठीक है, अभी ले लेता हूँ, पर कल सुबह 10 बजे तक पूरा पैसा मेरे पास होना चाहिए। नहीं तो जो कागज मैंने संभाल कर रखे हैं वे काम में आ जाएंगे। सेठ जी, सब्जियां बेचने के बाद मैं बाकी पैसे दे दूंगा। अभी मेरे पास बस इतने ही हैं। ये भी मैंने कंबल के लिए बचा रखे थे। ठीक है, मैं फसल के बाद ही आऊंगा, लेकिन याद रखना तब मुझे पूरे पैसे चाहिए, वरना फिर ठीक नहीं होगा। इतना कहकर विक्रमदास वहां से चले गए। गोविंद ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में थकान थी और माथे पर चिंता की लकीरें। कम से कम कुछ दिन का वक्त तो मिल गया, लेकिन अब मैं कंबल का क्या करूं? उसके बिना तो रात गुजारना मुश्किल हो गया है। वो घर के अंदर गया। उसकी नजर उस टूटी चारपाई पर गई, जहां माधुरी और बच्चे एक पतले कपड़े में लिपटे सोने की कोशिश कर रहे थे। ठंडी हवा खिड़की के कोनों से अंदर घुस रही थी, जैसे घर की हर दीवार उसकी मजबूरी का मजाक उड़ा रही हो। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, वैसे ही सीतानगर गांव में ठंड बढ़ती ही जा रही थी। सूरज अब दिन में बस कुछ देर झांकता और शाम होते ही बर्फीली हवाएं गलियों में नाचने लगती। इसी गांव में रहता था एक बुजुर्ग आदमी, जनक काका, जो अपनी बीमार पत्नी के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। जनक काका के पास 2 गाय थीं। वो उन्हीं गायों के गोबर से उपले बनाता और फिर उन्हें सूखने के बाद गांव-गांव, घर-घर जाकर बेचा करता था। हाय भगवान, ये ठंड कितनी बढ़ती जा रही है। इतनी ठंड में मैं काम कैसे करूं? आज तो घर में खाने को भी कुछ नहीं है, और इधर मेरी बूढ़ी औरत ये तो बिस्तर पर पड्डी बीमारी से लड़ रही है। ठंड से ठिठुरते हुई जनक काका सिर पर उपलों की टोकरी उठाए गांव तक पहुंच गई थी। उपले ले लो, उपले ठंडी में बहुत काम आएगा। पूरी रात जल जाएगा। गरीबों का सहारा है उपले। ले लो, उपले ले लो। आज कोई भी उपले लेने क्यों नहीं आ रहा? लगता है ठंड के मारे सब लोग घरों में दुबके पड़े हैं। लग रहा है आज तो खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा मुझे, लेकिन वहाँ मेरी भूखी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। अरे काका रुकिए, अपने भारी भरकम उपले मुझे भी दे दीजिए। हे भगवान, बाहर बहुत ठंड है काका, जरा जल्दी करिए ना। हाँ हाँ बेटी, अभी देता हूँ। लो, ये लो अपने उपले। काका पैसे कल ले लेना, अभी तो मेरे पास खुले पैसे नहीं है। बेटी, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो पैसे के बदले थोड़ा अनाज ही दे दो।
काका यह लीजिए थोड़ा चावल। ठीक है बेटी, ला यही दे दे, आज इसी से मेरा काम चल जाएगा। उपले बेचकर जनक काका अपने घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में ठंडी हवा की लहरें तेज होती जा रही थीं, सांसें जैसे जम सी रही थीं। हे भगवान, कितनी ठंडी लग रही है, थोड़ा तो रहम खा मेरे ऊपर। अरे ठंड, तू ही कुछ रहम खा ले मुझ पर। ठंड का कहर इस कदर उमड़ रहा था कि पूरे गांव वाले परेशान हो चुके थे। दिन ढलते ढलते ठंड ने अपना विशाल और डरावना रूप ले लिया था। रात गहराने लगी और उसी काली घुटन भरी अंधेरी रात में अचानक आसमान छक से फटता हुआ लगा। कड़कती बिजली के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। बारिश जैसे आसमान से गिर नहीं रही थी, बल्कि किसी ने बादलों के पूरे घड़े एक साथ उलट दिए हों। हे भगवान, इतनी ठंड कम थी क्या जो अब ये इतनी जोरदार बारिश भी शुरू हो गई? ये तो हम गरीबों की जान ही ले लेंगी। अब कुछ दिन तो घरों में ही कैद रहना पड़ेगा, वरना बाहर कदम रखते ही जम जाएंगे। ये क्या हो गया? इतनी कड़ाके की ठंड पर यह बारिश और तूफान भी शुरू हो गया। अगर मौसम ऐसे ही बिगड़ता रहा तो हमारी सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। सच कह रहे हो गोविंद, इतनी मेहनत से इतनी सर्दी में हमने ये सब्जियां उगाई हैं, अगर यह भी खराब हो गई तो हम झेंगे कैसे? देखो माधुरी, यह ठंड की पहली बारिश है, शायद सुबह तक रुक जाए। भगवान करे ऐसा ही हो, भगवान ही जाने, पर हाँ, अच्छा ही हो तो बेहतर है। माधुरी, बहुत ठंड लग रही है, कोई अतिरिक्त कंबल हो तो निकाल दो, नहीं तो रात काटना मुश्किल हो जाएगा। कंबल कहाँ से लाऊं गोविंद? जो थोड़े बहुत पैसे बचाए थे वो तो सेठ ले गया। एक ही कंबल है, वह भी मैंने बच्चों को ओढ़ा दिया है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो हमारी? इतनी कड़ाके की सर्दी में हमारे पास एक कंबल तक नहीं बचा। ऐसा करो माधुरी, जरा चूल्हा जला दो, थोड़ी गर्माहट मिल जाएगी, वरना इस रात में तबीयत बिगड़ जाएगी हमारी। माधुरी ने किसी तरह चूल्हा जलाया। गीली लकड़ियों से धुआं निकल रहा था, पर थोड़ा बहुत ताप मिल ही गया। सब लोग चूल्हे के पास सिकुड़ कर बैठे। उस आग की हल्की सी गर्मी ही उनके लिए सहारा बनी हुई थी। बाहर बारिश का शोर और अंदर हर चेहरे पर चिंता और थकान की लकीरें। बारिश रुकी ही नहीं, पूरे 4 दिन तक लगातार आसमान बरसता ही रहा। कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। किसी के पास हिम्मत नहीं बची थी और ना ही कोई उम्मीद। चौथे दिन सुबह जब पहली बारिश थमी तो गांव के लोग धीरे धीरे अपने खेतों की ओर जाने लगे। हर कोई डर रहा था, पता नहीं क्या हालत मिली होगी। गोविंद भी अपने खेत में पहुंचा। हे राम, ये क्या हो गया? ये फसल ही तो हमारा सहारा थी, ये भी बर्बाद हो गई। सारी मेहनत, सारा पसीना 4 दिन की बारिश ने सब बहा दिया, और ऊपर से वो सेठ भी कल अपना पैसा लेने आएगा। पता नहीं अब हमारे साथ क्या होगा। हे भगवान, इस ठंड में हमारी रक्षा करना। माधुरी, सब खत्म हो गया, फसल पूरी बर्बाद हो गई है। गोविंद ने पूरा किस्सा बताया, कैसे पानी में फसल गल गई, कैसे खेत में खड़े पौधे मिट्टी में मिल गए और कैसे अब सेठ विक्रमदास के पैसे चुकाने का कोई रास्ता नहीं बचा। माधुरी चुपचाप सुनती रही। मैंने कहा था ना गोविंद, उस सेठ को पैसे मत दीजिए। देखिए आज हालत क्या हो गई है, इतनी जोर की हवा चल रही है, ठंड हड्डियों में चुभ रही है। अब कहाँ से आएगा कंबल? और कल वो सेठ फिर से पैसे लेने आएगा। हमारे पास तो एक दाना तक नहीं बचा गोविंद। अब देखिए कल से हमारे साथ क्या होने वाला है। भगवान जाने कौन सी मुसीबत दरवाजे पर खड़ी है। रात भर जागते जागते गोविंद और माधुरी की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं आया। गोविंद बस अंधेरे को ताकता रहा। उसे पता था कि सुबह एक तूफान उनके दरवाजे पर दस्तक देगा। अरे गोविंद, मैं आ गया हूँ, जल्दी से मेरे पैसे दे दे, यहाँ बहुत ठंड लग रही है। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं आपके पैसे नहीं दे सकता। मेरी पूरी फसल बारिश में बर्बाद हो गई है, सारा खेत पानी में डूब चुका है। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, कृपया मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं कोई और काम ढूंढ लूंगा और सबसे पहले आपके पैसे चुका दूंगा।
मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए गोविंद, बस पैसे चाहिए अभी के अभी। और अगर नहीं दे सकता तो सुन ले, आज से यह घर और तेरा खेत दोनों मेरे हुए। जब पैसे ले आएगा तब वापस ले लेना। थोड़ा तो रहम खाइए। ये घर मेरा आशियाना है, यहाँ मेरी पत्नी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इतनी ठंड में मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊंगा? मुझे कुछ नहीं सुनना है। अभी इसी वक्त अपने बीवी बच्चों को लेकर इस घर से निकल जा गोविंद, और जब पैसे हो तब वापस आ जाना। यह सुनते ही गोविंद की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, लेकिन सेठ विक्रमदास के चेहरे पर जरा भी रहम नहीं था। कुछ ही मिनटों में माधुरी, गोविंद और उनके 2 छोटे बच्चे उस जमा देने वाली ठंड में घर से बेघर कर दिए गए। बाहर हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई नुकीली चीज चुभ रही हो। आसमान काला था और सूरज कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। गोविंद, बहुत ठंड लग रही है। इस साड़ी में कितनी ही ताकत हो, इतना सर्द मौसम कैसे झेलूं? मुझे लग रहा है आज शायद हमारा आखिरी दिन है। नहीं माधुरी, ऐसा मत बोलो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह जरूर मिलेगी जहां हम रात गुजार सकें। बस हिम्मत मत हारो। तुम टूटोगी तो बच्चे भी डर जाएंगे। कुछ दूरी तक लड़खड़ाते हुए चलते चलते गांव के किनारे अचानक उन्हें एक पुरानी सी झोपड़ी दिखाई दी। ठंड और थकान से टूट चुके थे वो लोग। धीरे से उस झोपड़ी में चले गए। लगता है यहाँ अभी कोई नहीं है। चलो, जब तक इस झोपड़ी का मालिक नहीं आता हम लोग यहीं रुक लेते हैं। जब वो आएगा हम उसे सारी बात बता देंगे। शायद वो हमारी मजबूरी समझ जाए। यूं ही सोचते सोचते सब उस झोपड़ी में ठहर गए। माधुरी ने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और आग जला दी ताकि सबको थोड़ी गर्माहट मिल सके। अच्छा हुआ, थोड़ा सुकून मिला। इतनी ठंड में भटक भटक कर हालत खराब हो गई थी। हाँ, लेकिन पता नहीं ये झोपड़ी किसकी है। मालिक आएंगे तो ना जाने क्या कहेंगे। इतनी तेज सर्दी में अगर यहाँ से भी जाना पड़ा, हम जाएंगे कहाँ? सब लोग आग के पास बैठे ही थे कि तभी झोपड़ी का दरवाजा चरमराया और जनक काका अंदर आ गए। यह घर उन्हीं का था। अरे बेटा, तुम लोग कौन हो और इस ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो? फिर गोविंद ने धीरे धीरे पूरे हादसे की बात जनक काका को बता दी। कैसे फसल बर्बाद हुई, कैसे सेठ ने घर और खेत छीन लिया और कैसे वह सब ठंड में भटकते फिर रहे थे। हे भगवान, कैसा निर्दयी आदमी है वो सेठ। बेटा, चिंता मत करो। जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, ऊपर वाला उसके साथ भी वैसा ही करेगा। तुम सब बेफिक्र रहो। जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो। मेरा तो कोई बेटा बेटी भी नहीं है। गरीब का दर्द मैं अच्छे से समझता हूँ। कोई बात नहीं काका, अब हम सब आपका भी ख्याल रखेंगे। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। धीरे धीरे अब सूरज भी अच्छे से निकलने लगा था। गांव वाले अपने अपने घरों के बाहर बैठकर धूप सेंकने लगे थे। गोविंद और जनक काका भी झोपड़ी के बाहर चौखट पर बैठे मीठी धूप का मजा ले रहे थे। बेटा, अब मैं चलता हूँ। उपले बेचने का समय हो गया है। काका, अब आप कहीं नहीं जाएंगे। आज से उपले मैं बेचूंगा। आप बस आराम कीजिए। गोविंद उसी दिन उपले बेचने निकल गया। किस्मत ने भी साथ दिया। खेतों में मजदूरी का काम मिल गया। धीरे धीरे घर की हालत संभलने लगी और उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। गोविंद की मेहनत और उसकी सीधी सच्ची नीयत आखिरकार रंग ले आई। कई कोशिशों के बाद वो सेठ से अपना घर और खेत दोनों छुड़वा लेता है और फिर जिस घर से आंसू बहाकर निकले थे, उसी घर में दोबारा सुकून से अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगा।